चलिए, तो एसएचएम के पहले लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। एसएचएम को ही कई बुक्स में ऑसिलेशन भी लिखा रहता है, ऑसिलेशन, या कहीं कहीं वाइब्रेशन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं वाइब्रेशन भी लिखा रहता है। हम लोग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4th ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था मैकेनिकल वाइब्रेशन, जहाँ पे इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करना था। वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस को बहुत मायने दिया जाता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पे। जैसे मान लीजिए आप ब्रिज कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं और वो ब्रिज वाइब्रेट करने लगे, तो वाइब्रेशन की वजह से उसका स्ट्रेंथ घट जाता है। सवेरे मान लीजिए आप कोई गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन में काम कर रहे हैं, तो गाड़ी के चलने की वजह से वाइब्रेट करता है बहुत सारी चीज़। सॉकर्स लगाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, बाइक में होता है ना शॉक एब्जॉर्बर्स, जो कि वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। तो वाइब्रेशंस का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे डे टू डे लाइफ में। इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले इस बात से शुरू करेंगे कि तीनों टर्म में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एसएचएम, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, तीनों टर्म फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तीनों शब्द को एक ही समझ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों शब्द अलग अलग है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, तो इसी बात से शुरू करेंगे। पहला लिखिए हेडिंग ऑसिलेशन, पहला पॉइंट लिखिए ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब एक पॉइंट से आगे जाना और वहां से फिर पीछे आना, फिर आगे जाना, फिर पीछे जाना। एक पॉइंट से आगे पीछे जाना, आगे जाने को टू कहते हैं, पीछे आने को फ्रो कहते हैं। तो किसी पॉइंट से आगे और पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है तो इस बात को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑसिलेशन के नाम से। ठीक है। दूसरा जो टर्म है उसका नाम है वाइब्रेशन। दूसरा जो टर्म है उसका नाम क्या है, वाइब्रेशन। तो एक बुक पे बहुत अच्छा से एक लाइन लिखा हुआ था, उसी लाइन को मैं लिख रहा हूं। ऑन लिटरेचर बेसिस, ऑन लिटरेचर बेसिस मतलब अगर अंग्रेजी के हिसाब से बात करें, लिटरेचर भाषा के हिसाब से बात करें, देन देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन द टर्म्स ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। लिटरेचर के अनुसार, भाषा के अनुसार ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस। फिर क्या डिफरेंस है, तो फिजिक्स के अनुसार हाउएवर जनरली द टर्म वाइब्रेशन is used for high frequency oscillation, high frequency oscillation। जब ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। मतलब ऑसिलेशन जनरली तब कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी कम हो, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो मतलब एक सेकंड में ज्यादा बार आगे पीछे हो तो उसको कहेंगे वो क्या है, वाइब्रेशन है। समझ गए टर्म्स में डिफरेंस। हालांकि इतना डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत लोग नहीं रखते हैं, कई बार वाइब्रेशन यूज किया जाता है, कई बार ऑसिलेशन यूज किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलता है। हम लोग दोनों को सेम ही मानेंगे, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस हम लोग को पता चल गया कि ये डिफरेंस है, कब कौन सा वर्ड प्रेफर किया जाता है। ठीक। तीसरा पॉइंट एक बहुत फेमस टर्म मिलता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन उसको कहते हैं जो रिपीट करता है अपने आप को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। वैसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता हो, इट रिपीट्स आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करता हो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। कोई भी ऐसा मोशन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक घड़ी है और उस घड़ी में आपने अलार्म सेट किया हुआ है कि हर 1 घंटे बाद वो टन की आवाज करे। ठीक है, तो हर 1 घंटे बाद वो टन की आवाज करेगा।
तो आपको पता चल जाएगा अच्छा 11 बज गए, 12 बज गए। एक ही बार वो आवाज कर रहा है, हर 1 घंटे बाद ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पीरियोडिक चीज है। हम लोग मोशन की बात करें तो कौन सा मोशन पीरियोडिक आप कह सकते हैं? मान लीजिए मैं यहां से चलूं, चल के अपने घर जाऊं, घर से वापस यहां आ जाऊं 1 घंटे में, फिर अगले 1 घंटे में फिर से यही चीज हो, तो इसको आप क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जो सेम चीज रिपीट हो रहा हो। मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। एक पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? सर्कुलर मोशन। यहां से चला, घूम करके यहां आया, फिर घूम करके यहां आया, तो ये सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है? पीरियोडिक मोशन का। इसका एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन हर वो उस मोशन को कहते हैं जहां पर कोई चीज रिपीट होता हो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। जितने भी ऑसिलेशंस हैं या वाइब्रेशन हैं वो सारे पीरियोडिक होते हैं। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, ऑल ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। ये सारे मोशन क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, रिपीट करते हैं अपने आप में। लेकिन बट ऑल पीरियोडिक मोशंस, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, आर नॉट ऑसिलेटरी। जितने भी ऑसिलेशंस होते हैं सारे पीरियोडिक है, सब रिपीट करेंगे। लेकिन जितने भी पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी हो कोई जरूरी नहीं है। भाई सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो है, लेकिन क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है? एक ही पॉइंट पे आगे पीछे हो रहा है? कहेंगे नहीं। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी बट नॉट ऑसिलेटरी। लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे, जितने भी ऑसिलेशंस होंगे, जितने भी वाइब्रेशंस होंगे, वो सारे क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। उनका टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि हमारा कोर्स पीरियोडिक मोशन का है, सॉरी हमारा कोर्स ऑसिलेटरी मोशन का है, ना कि पीरियोडिक मोशन का। हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है? ऑसिलेशन पढ़ना है, ना कि कोई भी पीरियोडिक मोशन नहीं पढ़ना है, ऑसिलेशन पढ़ना है। तो आप ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस समझ गए? तो ऑसिलेशन क्लियर हो गया, वाइब्रेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं एसएचएम में क्या फर्क है। फोर्थ टर्म जो है एसएचएम। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पे 3 टर्म है, सिंपल, हार्मोनिक और मोशन। तो हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। जब भी अगर आपको हम बोलते हैं टर्म मोशन, तो आपको क्या याद आता है? क्या आप विजुअलाइज करते हैं? कि कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका कुछ पोजीशन होगा, जिसका कुछ पोजीशन होगा, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो x। इस पार्टिकल का कुछ क्या होगा? वेलोसिटी होगा। इसी का कुछ क्या होगा? एक्सलेशन होगा। तो मोशन का मतलब होता है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन। इन चीज के लिए एक और वर्ड चलता है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिकल पैरामीटर। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिकल पैरामीटर्स। मतलब उन पैरामीटर्स के बारे में जिनकी बात हम लोग कहां करते हैं? काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में किसके बारे में बात करते हो? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन, यही चर्चा करते हैं हम लोग। तो एसएचएम 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सिंपल, हार्मोनिक और मोशन। और मोशन का मतलब होता है काइनेमेटिकल पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन। अब इस हार्मोनिक वर्ड का क्या मतलब होता है? तो मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ फंक्शंस को हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है। मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ फंक्शन को क्या कहा जाता है? हार्मोनिक फंक्शन। और उसका एक डेफिनेशन है कि किन फंक्शंस को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। पहले आप इतना लिखिए, फिर हम उस पार्ट पे आते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। और मोशन का मतलब आप लोग समझ गए? मोशन का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिकल पैरामीटर्स, जिसमें हम लोग काइनेमेटिकल पैरामीटर्स, काइनेमेटिक्स का स्टडी करते हैं।
हार्मोनिक किसको बोलते हैं? हार्मोनिक बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। हार्मोनिक वर्ड कहां से आया है? स्पेशल फंक्शन, जिसका नाम क्या है? हार्मोनिक फंक्शन। जिसका नाम क्या है? हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन वर्ड से आया है हार्मोनिक। और मैथमेटिक्स कहता है वह कोई भी फंक्शन, मान लीजिए x एक फंक्शन है टाइम का, तो इस x को हम लोग हार्मोनिक कहेंगे। ये x हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? वो फंक्शन क्या है? हार्मोनिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन है x, x इज इक्वल्स टू e का पावर i ओमेगा t। ये एक फंक्शन है। e क्या है? e को हम लोग बोलते हैं यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर, या इसको आप एक्सपोनेंशियल भी कहते हो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.7। i क्या है? i को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, आयोटा। इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है? √-1। तो ये जो x इज इक्वल्स टू e का पावर i ओमेगा t है, ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हम लोग ये चीज निकालेंगे। आप इसको क्या करिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx बाई dt। dx बाई dt मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का, तो जो टर्म है वही रह जाता है। e का पावर का डिफरेंशिएशन चेंज नहीं करता है, लेकिन ध्यान रहे जो t के बगल में है i ओमेगा, वो नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये हो गया dx बाई dt। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखें, तो फिर से ये एक्सपोनेंशियल, ये तो कांस्टेंट है आई ओमेगा, ये एक्सपोनेंशियल एज इट इज रह गया। आई ओमेगा तो ये था ही, और एक बार फिर से इसका आई ओमेगा लिखना पड़ेगा। बोलो, ये तो एज इट इज पहले से था, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये लिखे, और फिर टी के बगल में आई ओमेगा था तो वो लिखना पड़ा। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा? ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। e का पावर i ओमेगा t इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू e का पावर i ओमेगा t इंटू आई स्क्वायर। देखिए i का वैल्यू कितना होता है? √-1। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। तो -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई का पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। और ये जो ई का पावर आई ओमेगा टी, इसको एक्स नहीं लिख रहे, ये तो एक्स है ना, तो क्या आ गया? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो फंक्शन है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा है? हार्मोनिक है कि नहीं है? हेंस x इज इक्वल्स टू e का पावर i ओमेगा t इज हार्मोनिक इन नेचर। इज हार्मोनिक इन नेचर। कोई भी फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं, इस तरह से हम लोग उसको पता कर सकते हैं। उसको डिफरेंशिएट करिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए, अगर हो गया तो हार्मोनिक है, नहीं हुआ तो हार्मोनिक नहीं है। लेकिन ऐसे से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो हार्मोनिक है। समझ रहे मेरी बात? ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल। जैसे आप इसको प्रूफ करके दिखाइए, देखिए कि ये हार्मोनिक है कि नहीं। x इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस आई कॉस ओमेगा टी। हालांकि ये चीज तो यही लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। E इज इक्वल्स टू आई ओमेगा टी को ऐसे लिखते हैं, साइन ओमेगा, उल्टा लिख दिया सर हम, यहाँ कॉस होता है और यहाँ साइन होता है। इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये है कि नहीं है।
डिफरेंशिएट करके निकालिए, देखिए ये भी आपको दिखेगा कि हार्मोनिक फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे हैं, निकालिए इसका पहले। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी डिफरेंशिएट करें। देखिए cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और t के सामने ओमेगा लिखा हुआ है तो उसको सामने लिख दीजिए, प्लस i एक नंबर होता है कांस्टेंट, रूट माइनस वन लिखे थे, i ऐसे रह गया, साइन ओमेगा टी का, साइन का होता है cos ओमेगा टी, और ओमेगा लगा हुआ है इसके सामने ओमेगा भी लगा दीजिए। तो आप देखिए जो dx बाई dt है इसमें ओमेगा कॉमन हो गया, तो ओमेगा आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचा बाकी, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस आई कॉस ओमेगा, ये हो गया dx बाई dt। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को, तो ओमेगा, फिर से देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा है तो यहां भी लिखना पड़ेगा, प्लस आई एच टी रह गया, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ये ओमेगा भी, ये ओमेगा भी बाहर निकाल लीजिए, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा बाकी, कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, जो कितने के बराबर है, x के बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो ये फंक्शन भी हार्मोनिक है। ऐसे हम लोग बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है, मतलब एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक लेना है। हार्मोनिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन बहुत सारे में जो सबसे सिंपलेस्ट है वो लेना है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन जो आता है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन वो कौन कौन है, तो इनमें आते हैं साइन ओमेगा टी, जैसे x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो साइन जो है बहुत सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है, या फिर cos x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस 5 भी आप लगा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, कॉन्स्टेंट लगाने से तो कुछ दिक्कत होता नहीं है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप यही आ जाएगा, अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये जो फंक्शंस हैं ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक है, और इन सिंपल हार्मोनिक्स को ही हम लोग एसएचएम कहते हैं। अब अगर एसएचएम का डेफिनेशन लिखना हो तो देखिए मैं आप एसएचएम का डेफिनेशन अब लिख रहा हूं। एसएचएम क्या है, एसएचएम बेसिकली मोशन ही है, एसएचएम बेसिकली क्या है, मोशन ही है। कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन ऑसिलेटरी का भी एक स्पेशल प्रकार है, एक बड़ा स्पेशल है, जिसका स्पेशलिटी क्या है कि उसमें जो काइनेमेटिकल पैरामीटर्स हैं, काइनेमेटिकल पैरामीटर्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उनको आप सिंपल हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये फंक्शन किसका होगा, इसमें वेरिएबल क्या होगा, टाइम। क्या वेरिएबल होगा, टाइम। भाई आगे पीछे हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, किसके साथ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ। वेरिएबल क्या है, टाइम, और टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, कौन सा रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन का है। और सिंपल हार्मोनिक फंक्शन जिसको बोलते हैं, साइन और कॉस को। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स बेसिकली यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और साइन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, कॉस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। साइन और कॉस को हम लोग सिंपल हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज एसएचएम, तो लिखिए एसएचएम का डेफिनेशन लिखिए। इसको लिखने के बाद एसएचएम इज अ special type of oscillatory motion, is a special type of oscillatory motion in which the kinematical parameters of motion, can be represented
can be represented as function of as simple harmonic kinematical parameters of motion can be represented in the form of time varying simple harmonic functions, और जो कि कौन है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये एसएचएम का एक डेफिनेशन है। एसएचएम की बहुत सारी डेफिनेशन है, इनमें से एक डेफिनेशन मैंने आपको भी सिखाया। चलिए इसको लिखिए, फिर इस पे और चर्चा करेंगे। और अब हम लोग एसएचएम पे आ जाएंगे। अब पूरा डिस्कशन किस पे होगा, एसएचएम पे, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है वो एसएचएम है। ठीक है, एसएचएम पे चर्चा करेंगे। लिखिए पहले इसको। तो अब हम लोग एसएचएम पे स्पेसिफिकली बात करते हैं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि एसएचएम दो तरह का होता है। थोड़ी देर बाद दो तरह का एसएचएम होता है। एक का नाम है लीनियर एसएचएम। आगे हम लोग कुछ क्लास बाद, एक दो क्लास बाद चर्चा करेंगे इसके बारे में, लीनियर एसएचएम क्या होता है और एंगुलर एसएचएम क्या होता है। अभी हम लोग जो भी चर्चा करेंगे वो सब किससे रिलेटेड होगा, लीनियर एसएचएम से। लीनियर एसएचएम का क्लासिकल एग्जांपल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है, क्लासिकल एग्जांपल इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मतलब बहुत फेमस एग्जांपल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एक स्प्रिंग से ब्लॉक टांगिए और उसको खींच करके छोड़ दीजिए, वो ब्लॉक ऑसिलेट करते रहेगा। ये जो ऑसिलेशन है वो किसका एग्जांपल है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसका एग्जांपल है लीनियर एसएचएम का। आप ब्लॉक के स्प्रिंग सिस्टम को टेबल पे भी रख सकते हैं, मतलब ये सिस्टम ऐसा भी हो सकता है, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, टेबल पे रख के खींच दीजिए या फिर सीलिंग से टांग करके खींच दीजिए। दोनों केस में ये किसका एग्जांपल होता है, लीनियर एसएचएम का। और एंगुलर एसएचएम का क्लासिकल एग्जांपल होता है, क्लासिकल एग्जांपल इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है ये एंगुलर एसएचएम का क्लासिकल एग्जांपल है, जिसको आप जानते होंगे। सिंपल पेंडुलम में एक धागा होता है, उससे एक बॉब बंधा होता है, इस धागे का लेंथ L होता है और ये बॉब इस तरह से ऑसिलेट करता है, इसको बॉब कहते हैं, इसका मास m है। एटलीस्ट अभी तो दोनों का टाइम पीरियड आपको याद होगा, और वो कैसे आया है उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ तभी तुरंत मिल जाएगा, इसका प्रूफ भी आगे हम लोग करेंगे। सबका टाइम पीरियड याद रखना है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड 2π√m/k होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√m/k। अभी हम लोग आएंगे कैसे होता है ये, और इसका कुछ दिन बाद, एक दो क्लास बाद हम लोग डिराइव करेंगे। इसका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ये भी हम लोग याद किए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से याद करते हैं एकदम शुरुआती चैप्टर से। इस दोनों का प्रूफ भी हम लोग करेंगे, इनके प्रूफ स्कूल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इसका एग्जांपल है लीनियर एसएचएम का। तो हम लोग पढ़े एसएचएम क्या है। एसएचएम एक स्पेशल टाइप का मोशन है जिसमें जो काइनेमेटिकल पैरामीटर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसको आप साइन और कॉस के टर्म में लिख सकें। तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है लिखने का वो ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट को x = a sin ωt ले लीजिए। ये एक केस है, ये a cos ωt भी हो सकता है या a sin ωt + phi भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर कब कौन सा लेंगे, अभी उतना गहन चर्चा में नहीं जाना, अभी लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है। बस अभी ये याद रखिए कि जब भी हम लोग x = a sin ωt लिखते हैं
इसका मतलब कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। आप पूछेंगे सर ये मीन पोजीशन क्या होता है, पहले वो समझा दीजिए। मीन पोजीशन का ही दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यह उस पोजीशन को कहते हैं जहां पर नेट फोर्स क्या हो? जीरो। जहां पर नेट फोर्स जीरो। जैसे अगर आप समझना चाहें तो ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जब इसमें स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, जब स्प्रिंग किस पे होगा? नेचुरल लेंथ पर। तो आप जानते हैं कि स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे होता है तो कोई भी फोर्स नहीं लगाता, कोई भी फोर्स नहीं लगाता। इस समय इस ब्लॉक पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? मीन पोजीशन कहेंगे। और अगर यहीं से एसएचएम शुरू हो रहा है तब आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी। कभी कभी बुक्स में इक्वेशन ऐसा लिखा भी लेगा, x इज टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ये वाला कब यूज करते हैं? तो एक और पोजीशन तो होता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से चला और चल के जहां तक मैक्सिमम दूरी तक जाएगा तो उस मैक्सिमम दूरी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको मैंने यहां ए से लिखा है। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक, तो मैक्सिमम जहां तक जाएगा, मान लीजिए ये चला और मैक्सिमम ए चल के वो यहां आ गया, अब इसके बाद ये वापस आना शुरू हो रहा है, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम भी दो तरह के होते हैं। इधर वाले एक्सट्रीम को राइट एक्सट्रीम कहते हैं, इधर वाले एक्सट्रीम को लेफ्ट एक्सट्रीम कहते हैं। तो दो होते हैं। तो x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t तब यूज करते हैं जब बॉडी कहां से स्टेम करना स्टार्ट करे? एक्सट्रीम पोजीशन से। तो ये वाला कब यूज करेंगे? व्हेन SHM starts from extreme position। आप में से कोई पूछेगा सर आप काहे sin ओमेगा t cos ओमेगा t लिखे? क्योंकि अब आप बेसिक डेफिनेशन समझिए, उसका इंपॉर्टेंस समझिए कि SHM क्या लिखे हम लोग। SHM एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन है जिसमें जो काइनेमेटिकल पैरामीटर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक फंक्शन होता है। और सिंपल हार्मोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं? साइन और कॉस को। इसलिए साइन और कॉस लिख रहे हैं। समझ गए अपनी बात? तो हम लोग ये वाला लेके नहीं चल रहे हैं, हम लोग इसको लेके चल रहे हैं आगे। सिमिलरली आप इसको भी आगे लेके चल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इसको आगे लेके चलिए तो जो फॉर्मूला आएगा वो सब जगह वैलिड होगा। ठीक है, फिर इसको लेके भी आप आगे चल सकते हैं। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ये इक्वेशन हुआ डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लोग ऐसा बनाएंगे। साइन का ग्राफ बनाना है, साइन का ग्राफ बनाना तो बहुत इजी होता है ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग एक टाइम पीरियड कहेंगे। यहां तक जो है इसको क्या कहेंगे? एक टाइम पीरियड। टी क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो उल्टा होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। एक बहुत फेमस चलता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो एफ है फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे एक फेमस टर्म चलता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको सर्कुलर मोशन ध्यान में हो तो वहां पर इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। सर्कुलर मोशन में भी ओमेगा आता है और ओमेगा को डिफाइन किया जाता है 2πf। फ्रीक्वेंसी में 2π मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इसी का दूसरा नाम है 2π/t। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/t के बराबर, या उल्टा t किसके बराबर होता है? 2π/ओमेगा के बराबर। मतलब ये जो पॉइंट है इसको आप टाइम पीरियड t भी कह सकते हैं, या इसी पॉइंट को 2π/ओमेगा भी कह सकते हैं। ठीक, ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट को क्या कहेंगे आप? इस टाइम को t/2, इसका आधा टाइम पीरियड है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? π/ओमेगा। इस टाइम को π/4 ओमेगा, t/4 या π/2 ओमेगा।
पाई बाय 2 ओमेगा। t बाय 4 ये t है, ये t बाय 2, ये t बाय 4 और t बाय 4 करेंगे तो 2 पाई बाय ओमेगा था ना, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 2 ओमेगा। अब इसको याद रखना आसान है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर साइन का ग्राफ ध्यान में हो तो साइन में इसको 2 पाई कहते थे, ठीक है, तो उसको याद रखिए 2 पाई बाय ओमेगा। इसको पाई कहते हैं तो पाई बाय ओमेगा, इसको पाई बाय 2 कहते हैं, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है 1 होता है तो पाई बाय 2 ओमेगा। और ये 1 नहीं है, ये कितना होता है मैक्सिमम, x का मैक्सिमम वैल्यू है तो वो a होता है। ठीक ठीक समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हुआ टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। आज जितना भी बात एसएम करेक्ट करेंगे वो सब इंट्रोडक्टरी पॉइंट है जो कि आपको बेसिक बात ध्यान में रखना है, तो हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच पे आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। पहले आप इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे आएंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे आएंगे। लिखिए, चलिए हम लोग वेलोसिटी पे आते हैं। हम लोग सीख लिए x इज इक्वल्स टू क्या होता है, a sin ओमेगा t। और ऐसा कब लिखते हैं, बोलिए, जब एसएचएम कहां से स्टार्ट हो, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन को ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहते हैं, जहां पर नेट फोर्स 0 हो। और इसका ग्राफ भी देख लीजिए। अब अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt। इसी का डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन a तो कांस्टेंट है, ऐसे रह गया, sin ओमेगा t का cos ओमेगा t इनटू ओमेगा। इस a ओमेगा को हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं। इस a ओमेगा को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया कि जब भी हमसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा तो इसका हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, a ओमेगा एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, इसको आगे से अच्छे से याद रखना है, ठीक। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, a ओमेगा cos ओमेगा t। अब यहां पे कुछ एक बात ध्यान समझने वाली है। पहला बात तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लें। अगर हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ cos के अकॉर्डिंग चलेगा। किसके अकॉर्डिंग चलेगा, cos के अकॉर्डिंग। और cos का ग्राफ ऐसा होता है, cos का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये 0 और ये टाइम पीरियड यहां तक 2 पाई बाय ओमेगा। ये टाइम पीरियड कितना, 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसमें देखिए आधा कहां होगा, यहां पे। इसको कहेंगे t बाय 2 या इसको क्या बोलते हैं, पाई बाय ओमेगा। और इसको क्या कहेंगे, पाई बाय 2 ओमेगा। और इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कि कितने के बराबर है, a ओमेगा के बराबर है। सो दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बात ध्यान रहे, कोई जरूरी नहीं कि आपको ग्राफ बुक्स में ऐसा ही दिखे। आपको हो सकता है साइन का ग्राफ दिखे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है वो x cos लेके चला होगा तो साइन का ग्राफ दिख सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारा चीज आप एक ही चीज लेके चलिएगा। x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लेकर के अगर कभी स्कूल एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे ही बताइए ग्राफ। और जो लोग का स्कूल नहीं है उन लोग को तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए खाली आप ध्यान रखिए कैसे ग्राफ बनता है। कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो ध्यान रखना है। ये तो हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब कभी भी आपसे पूछेगा कि v और x में क्या रिलेशन है, vx रिलेशन, vx रिलेशन। इसके ऊपर आईआईटी ने एक बार सवाल पूछा था 2015 में, मैं वो सवाल करवाऊंगा कि vx रिलेशन। तो आप देखिए हम लोग यहां से लिख सकते हैं sin ओमेगा t का वैल्यू x बाय a लिख सकते हैं। और यहां से cos ओमेगा t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v बाय a ओमेगा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर x या साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t कितना होगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये लिखेंगे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स को रिजेंबल करता है। ये इक्वेशन किसको रिजेंबल करता है, रिजेंबल्स इलिप्स, इलिप्स को रिजेंबल करता है।
इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो यहां भी एक्स एक्सिस पर एक्स ही है और वाई एक्सिस पे यहां क्या है, वेलोसिटी। वाई एक्सिस पे यहां क्या है, वेलोसिटी। तो अगर कभी आपसे पूछे वीएक्स रिलेशन या पूछे क्या वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ कैसा होगा, तो कैसा ग्राफ होता है वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, इलिप्स के शेप का होता है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका वैल्यू है ए ओमेगा, और ये मैक्सिमम एक्स है जिसका वैल्यू होता है ए, ये नीचे वाला, इसके नीचे है ए ओमेगा स्क्वायर के बी का वैल्यू क्या होगा, ए ओमेगा। इसको हम लोग वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ कहते हैं। एक्स क्या है, पोजीशन। कुछ लोग इसको मोमेंटम पोजीशन ग्राफ भी कहते हैं। भाई वेलोसिटी में मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम, और मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से ग्राफ पे कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए ये जो इलिप्टिकल ग्राफ है, इलिप्स का ग्राफ है, सिमिलर किसके होता है, सिमिलरली मोमेंटम, मोमेंटम पोजीशन ग्राफ। तो सिर्फ अगर मोमेंटम पोजीशन ग्राफ की बात करें तो हम लोग ऐसा ही ग्राफ बनाएंगे, इलिप्टिकल, यहां पे लिखेंगे x और यहां पे क्या लिखेंगे, मोमेंटम p। ठीक है, ये वैल्यू कितना होगा, a, x का मैक्सिमम वैल्यू, और ये वैल्यू कितना होगा, मोमेंटम का मैक्सिमम वैल्यू। तो मोमेंटम का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, a ओमेगा। ये इस पे सवाल पूछा गया है आईआईटी दिल्ली 2015 में। लोग बात करेंगे कुछ क्लास बाद जब हम लोग उन क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो वेलोसिटी और पोजीशन के बीच ये रिलेशन होता है, और ये ग्राफ कैसा होता है, इलिप्टिकल ग्राफ होता है, इलिप्टिकल ग्राफ होता है। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को एक और तरह से लिखा जा सकता है। वो देखिए क्या है, अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा, उसको उधर भेज दीजिए, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी होगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे खूब सवाल पूछे आते हैं, ये जो इक्वेशन इस पे खूब सवाल पूछे आते हैं। जैसे अभी मैं एक दो सवाल आपको करके दिखाता हूं, पहले आप इसको देखिए, फिर इस वाले फॉर्मूले पे एक दो सवाल करेंगे। देखिए अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लिया था और उससे मैंने vx रिलेशन डिराइव किया था। ग्राफ इलिप्टिकल आया और वेलोसिटी क्या आया, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप में से कोई ये पूछ सकता है सर x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t लेके चलते तो क्या अलग आता, मेरा आंसर है नहीं, यही आता। वो ग्राफ भी इलिप्टिकल बिल्कुल वैसा ही आता, सब कुछ वैसा ही आता, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ठीक है, बस एक ग्राफ में फर्क पड़ता, वो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ चेंज कर जाता और वेलोसिटी वाला, बाकी ये रिलेशंस वगैरह चेंज नहीं करते। तो आप चाहे तो इसको डिराइव करके देख सकते हैं, मैंने आपको एक डेरिवेशन करके दिखाई दिया, बाकी दूसरा मन करे तो देख सकते हैं। मैंने ये कहा आपसे इस इक्वेशन पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं इसमें से, जिसे पूछा जाए कि फाइंड वेलोसिटी एट x is equals to a by 2। ये तो बुतरू वाला सवाल हो जाएगा आपके लिए, फिर सीधा सीधा फॉर्मूला में रखिए और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 4, तो ओमेगा अंडर रूट ये 3a स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा रूट 3a ओमेगा बाय 2। एक लाइन में आंसर आ गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा। फाइंड x at which velocity is
हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसको जरा ट्राई करके दिखाइए। तो इसमें बहुत आसान सा है, क्या कह रहा है, x बताइए जहां पर वेलोसिटी कितना हो, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितना है, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, a ओमेगा बाय 2। मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होता है, उसका आधा है, तो a ओमेगा बाय 2 ये वेलोसिटी हुआ। और वेलोसिटी का तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो v का वैल्यू हो जाएगा a ओमेगा बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ओमेगा से ओमेगा कटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 3a स्क्वायर बाय 4, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3a बाय 2। याद रखिएगा एसएचएम में ये प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि x के दो वैल्यूज होंगे, एक आगे जाते वक्त एक पीछे आते वक्त, तो दो वैल्यू होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ दूं एसएचएम में, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, तो काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी से ही निकालते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और अभी हम लोग आएंगे कि ये जो m ओमेगा स्क्वायर है इसको k कहते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू k इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चलता है, इस फॉर्म में भी, कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। k किसको बोलते हैं, m ओमेगा स्क्वायर को, और इस k का नाम होता है फोर्स कांस्टेंट। अभी आएंगे इसको, पहले इतना लिख लीजिए, फोर्स कांस्टेंट। अभी ये प्रूफ करेंगे ऐसा क्यों होता है, लिखिए इसको। तो हम लोग ये डिस्कस कर लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला a sin ओमेगा t, वेलोसिटी का फॉर्मूला a ओमेगा cos ओमेगा t। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम लोग को क्या देगा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा dv by dt, ये हो जाएगा, देखिए a ओमेगा तो कांस्टेंट रह गया, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t, ये लिखेंगे ना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और ओमेगा, तो ये हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा। और कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, तो कहेंगे a ओमेगा स्क्वायर, ये जो a ओमेगा स्क्वायर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और ये कितने के बराबर होता है, a ओमेगा स्क्वायर, इसको a मैक्स कहते हैं। अब जरा देखिए, गौर से समझिए, इस चीज को वापस से लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, बोलिए, और ए साइन ओमेगा टी क्या था, एक्स था, तो एक्स हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कुछ लोग एसएचएम को यहां से भी डिफाइन करते हैं, कुछ लोग एसएचएम को इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं कि एसएचएम is a special motion, in which acceleration, ये जो acceleration है वो क्या है, is directly proportional to displacement। देखिए acceleration क्या है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एंड इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिटली डायरेक्टेड।
इस बात को मैं समझाता हूं फिर से। कुछ लोग इसको एक और तरह से डिफाइन करते हैं। इस इक्वेशन से आप देखिए, यहां चलिए, दोनों साइड m मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, ma इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। इस ma को क्या कहेंगे, फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। ये जो m ओमेगा स्क्वायर है इसको हम लोग k मानेंगे, और फोर्स को क्या लिखेंगे, माइनस kx। फोर्स को क्या लिखेंगे, माइनस kx। और k किसको माने हैं हम लोग, m ओमेगा स्क्वायर को, वेयर k इज m ओमेगा स्क्वायर। और इस k को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। k को क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए यही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो उसके लिए यही स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करेंगे, ये मान लीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो अगर इस ब्लॉक को x खींच दे मीन पोजीशन से, ये था मीन पोजीशन, यहां से x खींच दिए, तो इस इंस्टेंट पर जो इस पर फोर्स लगेगा, ये देखिए फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग खींचा हुआ है, ये फोर्स कितना लिखेंगे, kx। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स क्या लिखेंगे, माइनस kx वेक्टर। भाई x के तो अपोजिट है ना, तो ये जो हम लिखे वेक्टर फॉर्म में है, माइनस kx। यहां पर k है m ओमेगा स्क्वायर, और यहां k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, लेकिन दोनों एक ही ऐसा इक्वेशन है। ठीक है, मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही होता है। और अगर ये सेम होता है, इसका मतलब कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, k बाय m। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, k बाय m। इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट k बाय m। इस ओमेगा को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ। और मैं इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहूं तो भी बात सही होगा, बोलो। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो भी अंडर रूट k बाय m कहेंगे, SHM का पूछे तो भी क्या कहेंगे, अंडर रूट k बाय m। ओमेगा को 2 पाई f कहते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी अगर लिखना हो तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/2 पाई अंडर रूट k बाय m। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा SHM के लिए। और फ्रीक्वेंसी के उल्टा को टाइम पीरियड कहते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k। ये देखिए प्रूफ हो गया। इस टाइम पीरियड को किसका टाइम पीरियड आप कहेंगे, SHM का भी और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का भी। सो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ SHM या फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सबका टाइम पीरियड यही कहेंगे। इससे, इस वाले इक्वेशन से भी SHM का डेफिनेशन होता है, और मैं जनरली यही वाला डेफिनेशन लिखना प्रेफर करता हूं। क्या लिखेंगे हम लोग कि SHM इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मोशन in which force is directly proportional to displacement and oppositely directed. Now to sum up, as a summary हम लोग याद रखेंगे, जब भी SHM की बात होगी तो हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स दिखाएंगे, उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके फोर्स दिखा देंगे। उस फोर्स को हम लोग देखेंगे कि क्या वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है कि नहीं। पहला कंडीशन तो यही फुलफिल होना चाहिए, ये नेगेटिव साइन वाला, कि भाई मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ, मीन से, इसलिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो कुछ लोग यहां जोड़ देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड।
तो हम लोग मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे नेट फोर्स 0 होगा, पहले वो पता कर लेंगे, उसको वहां से डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्प्लेस करके देखेंगे कि नेट फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये पहला कंडीशन होगा। पहला कंडीशन माइनस वाला सेटिस्फाई हो गया। फिर हम लोग नेट फोर्स लिखेंगे उस पर और देखेंगे कि वो नेट फोर्स x के प्रोपोर्शनल है कि नहीं, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, जो भी x को छोड़ करके जो बाकी जो भी बचेगा उसको हम लोग k कहेंगे, और k का नाम क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट, जो किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर के। m उस ब्लॉक का मास होगा और ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। तो एक ही लाइन में हम लोग जो भी कांस्टेंट k होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा लिख देंगे √k/m। सीधा सीधा फोर्स का जो कांस्टेंट बचा वो k लिखे और मास से डिवाइड करके √ ले लिए, ये ओमेगा हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड पूछा तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे 2π√m/k। जनरली मैक्सिमम केस में टाइम पीरियड ही पूछता है, हम लोग डायरेक्ट ये लिखा करेंगे, यहाँ से k उठाएंगे, k मतलब जो x के साथ लगा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं उसको सीधा सीधा यहाँ रख देंगे, मास तो उस ब्लॉक का है 2π कांस्टेंट। ठीक, इस तरह से हम लोग एसएचएम में प्रोसीड करेंगे। आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। एसएचएम की मैंने मोटा मोटी बेसिक बातें आपको कवर कर दी है। आज का हम लोग इन डेप्थ, आज जो हम लोग किए हॉरिजॉन्टल डाइव बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस कवर किए कि अच्छा ऐसा ऐसा बात पूछा आ सकता है। अगले क्लास में हम लोग वर्टिकल डाइव करेंगे, मतलब हर एक चीज के डेप्थ पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपसे एक्सलेशन का ग्राफ बनाने पूछे, भाई एक्सलेशन ग्राफ -sin ωt के जैसा बनेगा, और अगर मैं एक्सलेशन टाइम ग्राफ यहां बना दूं आपके लिए, तो -sin का ग्राफ, साइन का ग्राफ जैसा होता है उसका उल्टा मिरर इमेज बनता है ऐसा, तो -sin ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, सो दिस इज एक्सलेशन टाइम ग्राफ इन केस ऑफ एसएचएम। यहां पे आप नंबरिंग कर लीजिएगा, ये क्या है, -a⍵², ये टाइम पीरियड है 2π/ω। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।